आज की इस गहरी चर्चा में स्वागत है, जहां हम एक बेहद खास और थोड़ा कॉम्प्लेक्स विषय उठाने वाले हैं। एनिमेशन की दुनिया में जब कोई कैरेक्टर स्क्रीन पर चलकर आता है तो देखने वाले को लगता है कि ये बस कुछ पेंसिल स्ट्रोक्स का कमाल है। हाँ बिल्कुल, और आमतौर पर लोग इसके पीछे की साइंस को मिस कर देते हैं। सही कहा। इन लकीरों के पीछे फिजिक्स, एनाटॉमी और मूवमेंट का जो पूरा विज्ञान छुपा है, उसे आज हम डिकोड करेंगे। इस चर्चा का मुख्य मकसद दिग्गज एनिमेटर रिचर्ड विलियम्स की मशहूर किताब द एनिमेटर्स सर्वाइवल किट के चैप्टर 17 का विश्लेषण करना है, जिसका टाइटल है एनिमल एक्शन। और ये एक बहुत ही ब्रिलियंट चैप्टर है। एकदम, ये पूरी तरह से इस बात पर फोकस करता है कि चौपाई यानी 4 पैर वाले जानवरों के चलने की मैकेनिक्स आखिर काम कैसे करती हैं। ये देखना वाकई हैरानीज है कि एक कुत्ते या घोड़े को स्क्रीन पर जिंदा करने के लिए सिर्फ ड्राइंग आना काफी नहीं है। ड्राइंग तो बस एक टूल है, असली खेल तो ऑब्जर्वेशन का है। हाँ, वहाँ वेट ट्रांसफरेंस और ग्रेविटी की कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस चल रही होती हैं। तो आज बिना किसी भारी टेक्निकल जार्गन के इस कला की खूबसूरती को स्टेप बाय स्टेप समझा जाएगा। कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए ये समझना जरूरी है कि एनिमेशन सिर्फ पेपर पर अच्छी आकृतियां बनाने तक सीमित नहीं है। चैप्टर 17 इस बात को स्ट्रांगली एस्टैब्लिश करता है कि एक बेहतरीन एनिमेटर असल में एक वैज्ञानिक और एक ऑब्जर्वर दोनों होता है। यानी उन्हें सिर्फ कॉपी नहीं करना है, उन्हें मूवमेंट को समझना है। बिल्कुल, किसी जानवर की आम सी लगने वाली चाल को फ्रेम बाय फ्रेम उतारने के लिए इस बात का हिसाब रखना पड़ता है कि कौन सी मांसपेशी कब स्ट्रेच हो रही है और बॉडी का वजन 1 सेकंड के 100वें हिस्से में कहां शिफ्ट हो रहा है। रिचर्ड विलियम्स ने इस ऑब्जर्वेशन को एक प्रैक्टिकल गाइड बना दिया है, जहां मूवमेंट ऑलमोस्ट एक फॉर्मूला बन जाती है। उस फॉर्मूला को समझने के लिए चैप्टर की शुरुआत में ही एक बहुत ही मजेदार एनालॉजी मिलती है। चौपाए जानवरों के चलने को विजुअलाइज करने का सबसे आसान तरीका बताया गया है कि उन्हें 2 इंसानों की तरह सोचा जाए जो आगे पीछे एक साथ जुड़े हुए हैं। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। एक इंसान आगे के 2 पैर कंट्रोल कर रहा है और दूसरा इंसान पीछे के 2 पैर। पर इसमें कैच ये है कि उनके कदम एक दूसरे से आउट ऑफ फेज हैं। दोनों एक ही वक्त पर एक जैसा कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। सही पॉइंट पकड़ा, दोनों का टाइमिंग अलग है। ये सिंक्रोनाइजेशन अपने आप में एक पजल जैसा लगता है ना। इंसान जब चलता है तो एक पैर हवा में होता है और एक जमीन पर 4 पैरों के साथ ये इक्वेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, पर इस आउट ऑफ फेज होने की वजह से ही एक फ्लूइड मोशन तैयार होता है। चाहे इंसान चले या जानवर, मूवमेंट के बेसिक रूल्स यूनिवर्सल रहते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट पोजीशंस, मतलब वो एग्जैक्ट मोमेंट जब पैर जमीन को हिट करता है। एकदम सही। और फिर आते हैं अप्स और डाउन्स, जिसमें कदम बढ़ाते वक्त शरीर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे शिफ्ट होता है। स्पीड और वेट का सीधा असर इन हाइज और लोस पर पड़ता है। तो इस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में पेल्विस और चेस्ट का रोल क्या होता है? ये सबसे महत्वपूर्ण डायनामिक है। एक वॉकिंग साइकिल के दौरान ये दोनों हिस्से एक सीसॉ की तरह बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। अरे हाँ, सीसॉ यानी जब आगे वाला हिस्सा हवा में ऊपर की तरफ मोमेंटम ले रहा है, ठीक उसी माइक्रोसेकंड में पीछे वाला हिस्सा जमीन की तरफ पुश कर रहा होता है। हाँ, एक लगातार ऑल्टरनेटिंग रिदम चल रही है। जब पेल्विस एक पास पोजीशन में अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होता है, बिल्कुल ठीक उसी वक्त चेस्ट कांटेक्ट पोजीशन में सबसे लोएस्ट पॉइंट पर जा चुकी होती है। और जब चेस्ट ऊपर आती है तो पेल्विस नीचे जाता है। बिल्कुल, ये एक एंडलेस रिदमिक ऑपोजिट मोशन है जो जानवर को आगे धकेलता है। पर इस सीसॉ मैकेनिक के साथ एक और बहुत जरूरी डिटेल जुड़ी है जो पूरे एक्शन में जान डाल देती है। वो है हेड टाइमिंग। हेड टाइमिंग मतलब सर का मूवमेंट चेस्ट के साथ एकदम सिंक नहीं होता ना? सही कहा, नहीं होता। चेस्ट के ऊपर या नीचे आने पर सर तुरंत उस मोशन को कॉपी नहीं करता। उसका मूवमेंट चेस्ट से थोड़ा डिले होता है। तो चेस्ट का मोशन पहले इनिशिएट होता है और सर उस काइनेटिक एनर्जी को फॉलो करता है, लगभग 2 या 4 फ्रेम्स के बाद। हाँ, और ये डिले एक तरह का ड्रैग इफेक्ट क्रिएट करता है, जिससे मूवमेंट में वो मांसपेशियों वाली लचक आती है। मैं सोचती हूँ कि अगर चेस्ट और सर बिल्कुल एक साथ एक ही फ्रेम में मूव करेंगे तो कैसा लगेगा? वो एक जिंदा जानवर की जगह मेटल से बने किसी रिजिड रोबोट जैसा लगेगा। उसमें ऑर्गेनिक फील खत्म हो जाएगा, एकदम रोबोट जैसा। और इस पूरे सिस्टम में वेट ट्रांसफरेंस ही सबसे बड़ी चुनौती लगती है मुझे। वजन कहाँ से जनरेट हो रहा है, करंट फ्रेम में किस पैर पर रेस्ट कर रहा है और अगले फ्रेम में कहाँ प्रोपेल होगा। वेट ट्रांसफरेंस अगर थोड़ा सा भी ऑफ हुआ तो कैरेक्टर जमीन पर चलने के बजाय हवा में फ्लोट करता हुआ महसूस होगा, जैसे मूनवॉक कर रहा हो।
हाँ, और इस वजन को इतनी बारीकी से कैप्चर करने के लिए एनिमेटर्स को सीधे नेचर के पास जाना पड़ता है। चैप्टर 17 में लाइव एक्शन रेफरेंस और रिसर्च पर बहुत जोर दिया गया है। नेचर को ऑब्जर्व किए बिना रियलिज्म आ ही नहीं सकता। किसी भी प्रजाति की रियलिस्टिक मूवमेंट बनाने के लिए उसकी मसल स्ट्रक्चर और जॉइंट प्लेसमेंट की डीप स्टडी करनी पड़ती है। इस कॉन्टेक्स्ट में एडवर्ड माइब्रिज का काम एक फाउंडेशन की तरह देखा जाता है। अरे मुइब्रिज की वो मशहूर ग्रिड वाली फोटोज ना? हाँ, वही। मुइब्रिज ने 19th सेंचुरी में ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक रेस ट्रैक के किनारे मल्टीपल कैमरास सेट किए जिनके शटर्स ट्रिप वायर्स से जुड़े थे, ताकि जानवर के दौड़ते ही फ्रेम्स कैप्चर हो जाएं। बिल्कुल। बैकग्राउंड में उन्होंने बड़े बड़े सफेद पर्दे लगाए जिन पर काले रंग की क्लियर ग्रिड्स बनाई गई थी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस की, जिससे मेजरमेंट आसान हो सके। जब कोई घोड़ा या कुत्ता उस ग्रिड के आगे से दौड़ता हुआ निकलता था तो हर कैमरा एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड को फ्रीज कर लेता था। उन ग्रिड लाइंस की मदद से शायद पहली बार इंसान इस मूवमेंट को साइंटिफिकली नाप पाया था। सही। फ्रेम बाय फ्रेम ये मेजर किया जा सकता था कि एक घोड़े की स्पाइन ग्रिड की तीसरी लाइन से चौथी लाइन तक कितने इंचेस ऊपर उठी, कौन सी मसल किस एग्जैक्ट पॉइंट पर स्ट्रेच हुई और कब कंप्रेस हुई। इन ग्रिड्स ने मूवमेंट के इल्यूजन को सॉलिड डेटा में बदल दिया। सॉलिड डेटा मिल गया, पर उस डेटा को मास्टर करना अपने आप में एक पूरी जिंदगानी का काम है। दिग्गज एनिमेटर्स ने यही किया है। मिल्ट कर्ल का हवाला भी आता है, जो एनिमेशन की दुनिया के एक लेजेंड माने जाते हैं। मिल्ट कार्ल के अप्रोच तो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने सालों तक स्टूडियो में बैठकर अलग-अलग जानवरों की लाइव एक्शन फुटेज को फ्रेम बाय फ्रेम स्क्रब किया। घंटों तक कुत्तों और बिल्लियों की एनाटॉमिकल डिटेल्स को पेपर पर उतारा। उनका क्लियरली मानना था कि रियलिस्टिक एनिमेशन अचीव करने का कोई इजी शॉर्टकट नहीं है। कोई इजी वे नहीं है, बस ऑब्जर्वेशन की आग में तपना पड़ता है। तभी एक एनिमेटर को समझ आता है कि मास और ग्रेविटी स्क्रीन पर कैसे इंटरैक्ट करते हैं, और यही मेहनत उन्हें बाद में रूल्स को तोड़ने का हक देती है। रूल्स को पहले समझना जरूरी है, तभी उन्हें तोड़ा जा सकता है। पर इस इंटेंस ऑब्जर्वेशन और हार्ड वर्क के बाद ही थोड़े आसान लगने वाले नुस्खे डेवलप होते हैं। जैसे कैन हैरिस ने कमाल का सिंप्लीफाइड फॉर्मूला निकाला। कैन हैरिस का फॉर्मूला सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, पर बहुत डीप है। उनका कंक्लूजन था कि सभी चौपाए जानवर लगभग एक जैसे ही चलते हैं, बस उनकी ड्राइंग और फिजिकल प्रोपोर्शंस का फर्क होता है। मैं पहली बार ये पढ़कर काफी हैरान हुई थी। इस फॉर्मूला ने कॉम्प्लेक्स मैकेनिक्स को 2-3 क्लियर रूल्स में बांट दिया। पहला रूल ये था कि हेड हमेशा आगे के पैर के एक्शन के साथ या उसके बिल्कुल विपरीत घूमता है। हाँ, मूवमेंट का ओरिजिन पॉइंट चाहे जो हो, सिर का आर्क हमेशा फ्रंट लेग्स के कोऑर्डिनेशन में रहेगा। और उनका दूसरा रूल पूंछ या टेल की मैकेनिक्स को डिफाइन करता है, जो बैलेंस मेंटेन करने के लिए बहुत क्रूशियल है। टेल का रूट जहां से वो स्पाइन से जुड़ती है, वो हिस्सा हमेशा पिछले पैरों के मोशन को मिरर करता है। रूट एनर्जी जनरेट करता है और बाकी की पूंछ एक चाबुक या व्हिप की तरह एक्ट करती है। वो एनर्जी एक वेव की तरह टेल के टिप तक ट्रैवल करती है। इस बेसिक नियम को मास्टर करने के बाद हर नए कैरेक्टर के लिए जीरो से शुरू नहीं करना पड़ता। यानी अगर एक एनिमेटर एक मीडियम साइज के जानवर जैसे एक कुत्ते के वॉक साइकिल को मास्टर कर ले, तो वही नॉलेज किसी भी दूसरे 4 पैर वाले जीव पर लगाई जा सकती है। बिल्कुल। एक हाथी और एक बिल्ली के चलने का कोर इंजन तो एक ही है ना, बस हाथी के केस में वेट ज्यादा होने की वजह से कॉन्टैक्ट फ्रेम्स हैवी हो जाएंगे और स्पीड धीमी हो जाएगी। टाइमिंग और मास को एडजस्ट करना पड़ेगा बस। इस चैप्टर में इस मैकेनिक्स को फील करने का एक और बहुत प्रैक्टिकल तरीका दिया गया है, जो थोड़ा फनी भी लगता है। हाँ, खुद चारों हाथ पैरों पर चलकर देखना। सही में अगर हम खुद चारों हाथ पैरों पर चलकर देखें तो हम ग्रेविटी और वेट शिफ्ट को डायरेक्टली महसूस कर सकते हैं। इस फिजिकल एक्टिंग से बॉडी को मूवमेंट समझ आती है। मसल्स खुद उस टेंशन को फील करती हैं जो बाद में पेपर पर ड्रॉ करनी है। और नेचर की इसी एनाटॉमी से एक बहुत ही प्रोफाउंड सवाल निकल कर आता है जो एबे लिविटो ने पूछा था। एबे लिविटो वाला सवाल मेरा फेवरेट हिस्सा है ये। उन्होंने पूछा था कि क्या एक घोड़ा असल में एक ऑस्ट्रिच और एक इंसान की तरह चलता है, या इसको ऐसे कहें कि क्या एक ऑस्ट्रिच और इंसान मिलकर घोड़े की तरह चलते हैं। सुनने में बड़ा अजीब लगता है शुरू में कि ये क्या कंपैरेटिव एनाटॉमी है, पर जब आप विजुअल्स देखते हैं तो ये प्योरली लॉजिकल लगता है। एकदम लॉजिकल। किताब में दी गई ड्राइंग्स देखते ही दिमाग की बत्ती जल जाती है। एक घोड़े को अगर सेंटर से 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो उसके आगे के दोनों पैरों के जॉइंट्स
बिल्कुल एक चलते हुए इंसान के पैरों से मैच करते हैं। नी जॉइंट आगे की तरफ पॉइंट करता है, ठीक इंसान की तरह। और वही घोड़े के पिछले पैरों का डिजाइन, उनका एंगल और बैकवर्ड्स बेंड एक शुतुरमुर्ग या ऑस्ट्रिच के लेग्स से परफेक्ट अलाइनमेंट में होता है। ऑस्ट्रिच और घोड़े के हिंड लेग्स का लेवरेज सिस्टम एग्जैक्टली एक जैसा दिखता है। इसी पैटर्न को समझने से एनिमेटर्स के लिए कॉम्प्लेक्स क्वाड्रूपेड्स को दो फैमिलियर बाइपीडल कैरेक्टर्स में तोड़कर विजुअलाइज करना आसान हो जाता है। आगे के पैर के लिए इंसान को दिमाग में रखो और पीछे के लिए ऑस्ट्रिच को। ये ट्रिक तो आजकल हाई एंड वीएफएक्स और मूवीज में भी बहुत काम आती होगी, जब स्क्रीन पर किसी फैंटेसी क्रीचर को बिलीवेबल बनाना होता है। हमेशा किसी मिथिकल ग्रिफिन को या किसी एलियन जीव को एनिमेट करते वक्त एनिमेटर्स इन्हीं रियल वर्ल्ड कॉम्बिनेशंस का यूज करते हैं। एक ऐसी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बनाई जाती है जो शायद रियलिटी में नहीं है, पर उसके जॉइंट्स रियल एनिमल से उठाए जाते हैं, ताकि दिमाग उस मूवमेंट को रिजेक्ट ना करे। फैंटेसी को बिलीवेबल बनाए रखने के लिए पहले रियलिटी का ब्लूप्रिंट क्लियर होना चाहिए। बुक में इसीलिए एक मीडियम साइज के कुत्ते की बेसिक वॉक साइकिल को एक विजुअल ब्लूप्रिंट की तरह स्टेप बाय स्टेप तोड़कर दिखाया गया है, जिसमें कलर कोडिंग टेक्निक का बड़ा अच्छा इस्तेमाल समझाया गया है। हाँ, पैटर्न को आसान बनाने के लिए। जैसे ही कुत्ते का पॉ जमीन पर फर्मली लैंड करता है, उस एग्जैक्ट फ्रेम को ब्लैक कलर से मार्क किया गया है। ये कॉन्टैक्ट फ्रेम है। एंकर पॉइंट। उसके बाद जब मोमेंटम आगे बढ़ता है, यानी जब एक पैर जमीन पर होता है और दूसरा पैर हवा में उसको क्रॉस करके आगे निकल रहा होता है, उस पास पोजीशन को रेड कलर से हाईलाइट किया जाता है। और जैसे ही पैर का पूरा वजन जमीन पर आता है और बॉडी मांसपेशियों की मदद से ग्रेविटी का शॉक एब्जॉर्ब करती है, वो एक्सट्रीम लो पॉइंट ब्लू कलर से डिनोट होता है, जिसे डाउन कहते हैं। उसके ठीक बाद बॉडी एक स्प्रिंग की तरह उस स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज करती है, हवा में स्लाइटली ऊपर उठती है अगले कदम के लिए। इस पीक पॉइंट को सेकंड ब्लू कलर या अप पोजीशन कहा गया है। इन्हीं 4 पॉइंट्स के आसपास सब इन बिटवीन फ्रेम्स बनते हैं, और चलते वक्त सिर्फ पैर थोड़ी मूव करते हैं। स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी भी तो एक बहुत जरूरी डिटेल है। हाँ, स्पाइन एक रिजिड डंडे की तरह स्ट्रेट थोड़ी रहती है। हर कदम के साथ स्पाइन एक रिदमिक साइड टू साइड आर्क में ट्विस्ट करती है। जब राइट फ्रंट पैर आगे स्ट्रेच होता है, तो राइट शोल्डर ड्रॉप होता है और बॉडी थोड़ी शिफ्ट होती है। सर जब लिफ्ट हो रहा होता है, तो वो थोड़ा टिल्ट होता है। ये टाइनी डिटेल्स ही तो एनिमेशन में फ्लूइडिटी, लचक लाती हैं। लचक और फ्लूइडिटी का सबसे एक्सट्रीम एग्जाम्पल इस चैप्टर में एक दौड़ती हुई बिल्ली के रूप में बताया गया है। जब एक बिल्ली टॉप स्पीड पर दौड़ती है, तो उसकी स्पाइन एक अकॉर्डियन की तरह बिहेव करती है, जिसे फोल्डिंग और अनफोल्डिंग मूवमेंट कहते हैं। मिड एयर सस्पेंशन के वक्त बिल्ली के आगे और पीछे के पैर एकदम करीब आ जाते हैं ना, एक टाइट बॉल में फोल्ड हो जाते हैं। और अगले ही माइक्रोसेकंड में जब वो जमीन से पुश करती है, तो पूरी स्पाइन एक रबड़ की तरह आगे की दिशा में लिमिट तक अनफोल्ड हो जाती है। ये मस्कुलर टेंशन और रिलीज का कमाल है। सुनने में ही लगता है जैसे कोई लिक्विड ऑब्स्टिकल के ऊपर से बह रहा हो, पर एक तरफ तो ये लिक्विड नेचुरल फ्लूइडिटी है, और दूसरी तरफ इस चैप्टर का सबसे मजेदार हिस्सा आता है, जहां इन सारे रूल्स को डिलिब्रेट तरीके से तोड़ दिया जाता है। आप इन्वेंटेड डोंकी वॉक की बात कर रही हैं? बनावटी गधे की चाल। हाँ, ये डीप डाइव का मेरा आखिरी और सबसे फेवरेट उदाहरण है। ये वॉक नेचुरल एनाटॉमी की परवाह ही नहीं करती। एक 16 फ्रेम्स की लूप साइकिल तैयार की गई है, जिसमें ट्विनिंग का खुलकर इस्तेमाल हुआ है। टेक्निकली एनिमेशन में ट्विनिंग को एक मिस्टेक माना जाता है। इसका मतलब होता है शरीर के दोनों हिस्सों का एक साथ एक जैसा मूव करना। क्वाड्रूपेड मूवमेंट में आगे का लेफ्ट पैर और पीछे का राइट पैर एक एग्जैक्ट मिरर्ड टाइमिंग पर आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कोई मार्च पास्ट चल रही हो। हाँ, और नेचर में कोई गधा ऐसे नहीं चलता, क्योंकि ये बायोमैकेनिकली बहुत इनएफिशिएंट है। पर यहाँ इसको कॉमेडी और एग्जैजरेटेड बाउंस के लिए यूज किया गया है। इस जोक के मैकेनिक्स को फ्रेम बाय फ्रेम देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है। फ्रेम 1 और फ्रेम 17 वॉक साइकिल के एक्सट्रीम्स हैं, और दोनों एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं। फ्रेम 5 पर डाउन आता है और फ्रेम 13 पर अप आता है। और इस पूरे सीक्वेंस को ऑन टूज एनिमेट किया गया है। हर ड्राइंग 2 फ्रेम्स तक होल्ड होती है, जो मूवमेंट में एक स्नैपी स्टैकाटो फील डालता है। फ्लूइडिटी की जगह एक पंची रिदम है इसमें। द बिग रेवलेशन ये है कि ये चलने का तरीका स्क्रीन पर बिल्कुल सिंपल और बिलीवेबल लगता है। असलियत में कोई भी जानवर ऐसे नहीं चलता, पर फिर भी हमारा दिमाग उसे मान लेता है। यही निष्कर्ष निकलता है कि एनिमेशन सिर्फ रियलिटी की एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। कभी-कभी एक इन्वेंटेड एक्शन असली एक्शन से ज्यादा इफेक्टिव और अपीलिंग लगता है।
पर वहां तक पहुंचने के लिए पहले मुइब्रिज के ग्रिड्स को समझना पड़ता है ताकि वजन और मास का धोखा नेचुरल लगे। रूल्स को जानो ताकि उन्हें आर्ट के लिए इफेक्टिवली तोड़ सको। तो आज की इस चर्चा के सबसे खास बिंदुओं को अगर समराइज किया जाए तो 4 पैरों का चलना 2 इंसानों के जुड़ने जैसा आउट ऑफ फेज मोशन है। फिर मुइब्रिज से लेकर मिल्ट काहल तक ऑब्जर्वेशन की शक्ति और केन हेंस का सभी जानवरों के लिए एक रूल, ऑस्ट्रिच और इंसान को मिलाकर घोड़ा बनाने का कंपैरेटिव एनाटॉमी का जादू, और आखिर में बनावटी गधे का उदाहरण जो बताता है कि बिलीवेबल होने के लिए रियल होना जरूरी नहीं है। रियलिज्म के दायरे को समझकर ही एनिमेटर्स उस इल्यूजन को क्रिएट कर पाते हैं। और चर्चा को खत्म करते हुए सुनने वालों के लिए एक विचारोत्तेजक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगी। अगर धरती के जानवरों की मूवमेंट इंसानों और ग्रेविटी के इन खास नियमों पर आधारित है, तो तसव्वुर करें कि किसी दूसरे प्लैनेट पर क्या होगा जहां ग्रेविटी अलग है और एलियन क्रीचर्स के पास 4 की बजाय 6 या 8 पैर हैं। सही, वहां उनका वेट ट्रांसफरेंस कैसे फ्लो करेगा? क्या वहां भी इंसान और ऑस्ट्रिच वाला फॉर्मूला काम आएगा, या यूनिवर्स के हर नए जीव के लिए एनिमेशन की किताब को नए सिरे से लिखना पड़ेगा? ये सोचने वाली बात है। तो आज की ये गहरी चर्चा यहीं समाप्त होती है।